उत्तराखंड का जो कुनिंद वंश के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो शाखाएं हैं वो आर्यन जो है, जो आर्यन थे उनकी एक शाखा है कुनिंद राजवंश। और उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति है कुनिंद वंश। और इसकी जो सीमाएं हैं वो मायापुरी हरिद्वार से ले है हरिद्वार में। और पश्चिम में जो हम बात करें तो सतलुज से, और पूरब की बात करें तो काली तक है। और उत्तर में से लेकर दक्षिण में, मतलब उत्तर के जो हिमालय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में बेहट के क्षेत्र जो कि सहारनपुर का है उसमें है। और जो इनके जो जिस जगह से ये हमें प्राप्त हुए हैं वो एक महाभारत का है और एक टॉलमी का है। और जानकारियाँ जो हमें मिलती हैं कुनिंद वंश के बारे में वो अभिलेखों से मिलती हैं, उनकी मुद्राएं से मिलती हैं और इसकी महाभारत से मिलती है। तो इनमें हम एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो अभिलेखों से उत्तराखंड में उतने अभिलेख के से कुनिंद वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन और जगह हैं जैसे कि बरहूत का मध्य प्रदेश से हमको 4 ऐसे इसके अभिलेख मिलते हैं जो कि हमें जानकारी देते हैं कुनिंद वंश की, जो कि बताते हैं हमें कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़, मतलब कि इसकी जो विदेशी नीतियाँ थीं उसके बारे में हमें बताते हैं। और एक मिलता है हमें मथुरा से, उसका अभिलेख कुनिंद वंश की जो जानकारी देता है हमें। दूसरा जो सोर्स हमें जानकारी देता है वो सिक्के हैं। तो किसी भी राजवंश के बारे में अगर जो जानकारी ज़्यादातर मिलती है, हम जब पढ़ते हैं उनके बारे में, तो सिक्के भी उनके एक बहुत ही अहम नियम अदा करते हैं हमको जानकारी देने में। तो वैसे ही कुनिंद वंश के बारे में है। तो कुनिंद वंश की हम 2 प्रकार के जो सिक्के चलन हुआ था कुनिंद वंश में। एक तो पहली जो प्रारंभिक जो करेंसी चली थी सिक्के, और उसके बाद जो आई थी। तो प्रारंभिक में जो सिक्के की जो उनकी जो फैक्ट्स हैं उनमें क्या क्या था कि उसमें पहले तो कुनिंद शब्द का उत्कीर्ण हुआ था, तो सिक्कों में कुनिंद शब्द लिखा हुआ था। उसकी जो लिपि जो उसमें इस्तेमाल की गई थी सिक्कों में वो ब्राह्मी लिपि थी। और धातु जिस चीज़ का बना हुआ था वो तांबे का सिक्का बना हुआ था। कुछ और विशेषताएं प्रारंभिक जो सिक्के थे कुनिंद वंश के, उसके जो आगे का जो अग्रभाग था उसमें आपका बोधि वृक्ष जैसे पीपल का पेड़ जो होता है, और त्रिरत्न। तो ये मैंने सिक्का यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें जो मैंने ये एरो बना रखा है इसमें ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न मतलब कि जो बुद्ध का जो था धम्मा संघा है ना, तो इसके जो त्रिरत्न थे उसमें तो और जो पीछे के हिस्से के जो था इसमें सूर्य किरण की जो दर्शाई गई है इसके पीछे। और जो कहाँ से मिलते हैं ये सुनेत लुधियाना से, बेहट जो हमने पढ़ा है पीछे अभी, सहारनपुर, देहरादून, करनाल और बैंड गांव पौड़ी से मिले हैं इसके सिक्के। तो सिक्कों का इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो सिक्के हैं, अगर जैसे वो बनाता है आयोग क्वेश्चन, वो सवाल बनाता है कि बोध वृक्ष व त्रिरत्न हमको जैसे मतलब कि साक्ष्य हमें कौन से क्या है डायनेस्टी के या फिर किस राजवंश में देखने को मिलते हैं, तो हम बात करेंगे कि कुनिंद वंश के हमको सिक्के देखने को मिलते हैं। और फिर इसके बाद आती है कि दूसरे प्रकार की जो, मतलब एक तो प्रारंभिक हो गई, उसके बाद जो सिक्के चले थे वो किस प्रकार के थे कुनिंद वंश में। तो वो हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, अमोघभूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर। तो 3 प्रकार की हमको मुद्राएं कुनिंद वंश में जो उसके बाद जो प्रारंभिक रूप के बाद जो उसके बाद देखने को मिलती हैं। तो उसमें अमोघभूति जो पहला है, इसमें हमको जो इसका जिस चीज़ से बना रहता है ये सिल्वर और तांबा से बना रहता है, कॉपर से, ठीक है। उसमें जो लिखा हुआ होता है वो कुनिंदस अमोघभूति मरजस से खरोष्ट में लिखा रहता है। और जो इसकी जो जहाँ से मिले हैं वो अलकनंदा से लेकर ब्यास घाटी तक जितने भी एरिया है वहाँ से हमको मिले हैं, ठीक है। इन सिक्कों का जो वज़न है वो 31 से 38 ग्रेन तक है। और 1 ग्रेन आपका क्या 0.065 ग्राम के आसपास है। और तांबे का सिक्का 9.5 से लेकर 252 ग्रेन तक है, ठीक है। और जो इनके जो सिक्के में जो इंस्क्रिप्शंस रहते हैं, जो इंद्रकृत जो के स्वास्तिक बना रहता है, सांप, चक्र, नंदी, बुद्धा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि ये द्विहस्त देवी और मृग ये अमोघभूति सिक्के में ही हमको देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर एक चित्र भी दे रखा है सिक्के का कि कैसे ये देखो वृक्ष है, ये द्विहस्ती देवी है, ठीक है। और कौन कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया है इसमें, तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि का इस्तेमाल हमें इसमें किया जाता है अमोघभूति प्रकार के सिक्कों में। फिर बारी आती है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की।
तो अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं वो तांबे के बने रहते हैं। उसका वजन दे रखा है 119 से लेकर 327 ग्राम तक। इसमें क्या क्या बना रहता है, जैसे कुबड़ा बैल, छत्र, लंबवत रेखाएं जैसे कि वर्टिकल लाइंस जो होती हैं रेखाएं, नाग, मानव मूर्तियाँ या फिर सर्कल्स, वृत्त जो कि सर्कल्स बने रहते हैं, ठीक है। और इनमें जो हमको क्या क्या देखने को मिलता है कि राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं, शिवदत्त, शिवपलित, हरिदत्त, गौमित्र, गौमित्रा, मगभक्त। तो ये जो सवाल है ये आया था मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से का ये कि इसमें क्वेश्चन आता है शायद से कि शिवदत्त, शिवपलित, हरिदत्त, गौमित्र ये किस प्रकार के सिक्कों में इनका नाम मिला था। तो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के इसमें देखते हैं। और इसके जो 4 सिक्के हमें लंदन म्यूज़ियम, जो लंदन का म्यूज़ियम है वहाँ पर 4 सिक्के अभी हैं इसमें। और कत्यूर वैली से हमको इसमें 54 सिक्के मिले हैं। इसमें हमको ये भी देखने मिलेगा कि 8 कुड़िंद राजाओं के हमको नाम अल्मोड़ा के सिक्कों से हमको प्राप्त हुए हैं। तो इन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी सिक्कों ने कि 8 कुड़िंद राजाओं के नाम हमको मिले हैं अल्मोड़ा के सिक्कों से। फिर तीसरे प्रकार के सिक्के हमको छत्रेश्वर प्रकार के मिल जाते हैं, जिनके वजन है 131 से लेकर 291 ग्राम तक, ठीक है। इसमें फिर ये भी उत्कीर्ण हो रखा है मगभक्त, छत्रेश्वर, महात्मन, मनाह, ब्रह्मलिपि में। फिर इसमें जो क्या क्या और इसमें बना रहा है, जैसे त्रिशूलधारी शिव, परशु, स्वास्तिक, वृक्ष, नाग, कलश, देवी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं उसमें जो है हमको बाहरी जो है उनका वो मिलता है, उसमें साक्ष्य मिलता है, इन्फ्लुएंस मिलता है। जैसे कुषाण और जो कि बाहरी थे, तो उसमें अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है कि बाहरी जो क्षेत्र का हमको साक्ष्य कौन से प्रकार, किस प्रकार के सिक्कों में देखने को मिलता है, तो छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों के हमें देखने को मिलता है। और जिस चीज़ से हमको कुड़िंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है, हमको मिलती है जैसे महाभारत से मिलती है हमें। महाभारत में कुड़िंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है और कुड़िंद नरेशों के लिए द्विज श्रेष्ठ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सभा पर में हमें इसके राज्य जो विस्तार हुए हैं उसकी जानकारी मिलती है। वन पर्व जो कि महाभारत का है उसमें मिलता है कि सुबाहु जो कि कुड़िंद शासक था, उसने जो है पांडवों महाभारत में वो पांडवों के साथ मतलब उसने कौरवों के खिलाफ लड़ा वो। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड में हमको जानकारी मिलती है कुड़िंद वंश के बारे में। और विष्णु पुराण जो कि उसमें मिलता है कि कुड़िंद के लिए हमको वहाँ पर कुड़िंद पलकस्य शब्द का प्रयोग किया गया है विष्णु पुराण में। तो सवाल ऐसे बन सकता है कि रामायण के किस कांड में हमको कुड़िंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो बोलें किष्किंधा कांड। ऐसे विष्णु पुराण में कि कौन से शब्द, किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुड़िंद पलकस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें कुड़िंदों के लिए कुलून शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यह कि कुड़िंद राजवंशावली मतलब कि कुड़िंद समय समय पर कुड़िंदों की जो राजधानी थी वो कहाँ कहाँ पर बनी, जैसे कि पहली उषाकालीन बोलेंगे सुबाहुपुर या श्रीनगर, सुबाहुपुर जिसका श्रीनगर का पुराना नाम सुबाहुपुर। और मध्यकालीन में हमको कालकूट जिसका आज हम कालची के नाम से जानते हैं। और प्रवर्ती कुनिंद में हमको बेहट जो कि सहारनपुर का क्षेत्र है, तो वहाँ हमको देखने को मिलती है। और परवर्ती कुनिंदों में जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था अमोघभूति, जिसने अपने आप को महाराज का वो दिया था, टाइटल दिया था। तो लास्ट एंड यही था। इसके बाद जितने भी थे इसके मरने के बाद अमोघभूति के उतने ज़्यादा काबिल राजा नहीं थे, तो उसके बाद इनका पतन होना शुरू हो गया, जिसमें कि शक और कुषाणों की इन धीरे धीरे करके शक और कुषाणों ने इनके एरिया पे कब्जाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद हम फिर शक पढ़ेंगे, कुषाण पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन कुड़िंद वंश का इतना ही है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में। थैंक यू।